हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। और स्टूडेंट, मैं आपको ये बिल्कुल श्योरली बताना चाहूँगा कि ये जो आज हमारा टॉपिक है, इसमें से एक 3 या 4 नंबर का टॉपिक आपको इस बार बोर्ड में 100% लगने वाला है, बिल्कुल लगने वाला है। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसका जो पहला फंक्शन होता है, आपको एग्जाम में इस तरीके से आएगा। कोई सेंट्रल बैंक के वैसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं, लेकिन आपको इनमें से एक्सप्लेन करने के लिए कोई एक फंक्शन आएगा। जैसे कि बैंक ऑफ इश्यू नोट फंक्शन है, तो इसमें क्या होता है, जो सेंट्रल बैंक है वो नई करेंसी इश्यू करता है। जैसे कि हमें पता है कि सेंट्रल बैंक केवल जो है ना हमारी पेपर करेंसी इश्यू करता है, और उस पेपर करेंसी को इश्यू करने के लिए सेंट्रल बैंक के पास जो है ना वो 200 करोड़ का रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है। वो 200 करोड़ का 115 करोड़ गोल्ड की फॉर्म में, और जो है 85 जो करोड़ है वो जो है डॉलर की फॉर्म में हो सकता है। तो सेंट्रल बैंक का जो काम है वो नोट इश्यू करना काम है, और इसको सेंट्रल बैंक का करेंसी ऑथोरिटी फंक्शन भी कहते हैं। ये लगभग बिगिनिंग 20वीं सेंचुरी से ये बैंक का काम कर रहा है, नोट इश्यू करने का काम कर रहा है। तो स्टूडेंट, इसको सेंट्रल बैंक का बैंक ऑफ इश्यू नोट फंक्शन भी कहते हैं इसको, और इसको करेंसी ऑथोरिटी फंक्शन भी इसको कहते हैं। दूसरा जो फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का, वो बैंक टू द गवर्नमेंट है। जैसे स्टूडेंट हमारे लिए कॉमर्शियल बैंक होता है, ऐसे ये जो गवर्नमेंट का बैंक कहा जाता है, सेंट्रल बैंक को गवर्नमेंट का बैंक कहा जाता है। तो ये गवर्नमेंट के अकाउंट्स को क्या करता है, मैनेज करता है। तो गवर्नमेंट को जैसे इनकम होती है ना, टैक्स से, नॉन टैक्स से, या बहुत सारे और तरीके हैं गवर्नमेंट की इनकम की, तो गवर्नमेंट के अकाउंट्स खुले रहते हैं इस बैंक में। तो गवर्नमेंट्स के अकाउंट्स खुले रहते हैं, तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू होती है, यानी जो इनकम होती है, और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको ये मैनेज करता है। जिस भी तरीके से मान लो गवर्नमेंट को इनकम आती है, टैक्स से आती है, डायरेक्ट टैक्स से आती है, जीएसटी से आती है, नॉन टैक्स से आती है, और गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट और प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, तो उनको मैनेज करने का जो काम है वो सेंट्रल बैंक करता है। तो इसे बैंक टू द गवर्नमेंट कहते हैं, इसलिए इसे बैंक टू द गवर्नमेंट भी कहते हैं। दूसरा, ये जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक एडवाइजर का काम भी करता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि कब उसको अपने खर्चों को थोड़ा कम कर लेना चाहिए, या कब उसे अपने खर्चे बढ़ा देने चाहिए। तो इस तरीके से ये एडवाइजर का काम करता है सेंट्रल बैंक के लिए, तो इसको एडवाइजरी फंक्शन कहते हैं। और ये जो है उसके बाद जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है वो बैंकर्स बैंक है। ये बैंकों के लिए बैंक है, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, बैंकर्स बैंक। जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं स्टूडेंट, जैसा कि हमारा सर का अपना एक पर्सनल अकाउंट होता है जिसे हम कॉमर्शियल बैंक में खोलते हैं, तो उसी तरीके से जितने कॉमर्शियल बैंक होते हैं उन सब का अकाउंट जो है वो सेंट्रल बैंक में खुला होता है। और तो ये सेंट्रल बैंक के लिए रूल रेगुलेशनर जितने भी होते हैं उनको जारी करता है। तो ये बैंकों का बैंक है। हर कॉमर्शियल बैंक को अपना जमा पूंजी का, प्राइमरी डिपॉजिट का 13%, जिसको हम सीआरआर कहते हैं, वो सेंट्रल बैंक के पास रखना ही होता है, तभी वो बैंक चल पाता है। और एसएलआर उसे खुद अपने पास रखना होता है। तो इसलिए ये बैंकों का बैंक है। ये सारे बैंक को वॉच करता है, एक तरीके से सुपरवाइजरी रोल करता है कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपना वर्क जो है। तो ये बैंकों का बैंक है स्टूडेंट। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। स्टूडेंट, जैसा कि हमें पता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो अपनी प्राइमरी डिपॉजिट से कहीं ज़्यादा मार्केट में लोन इश्यू कर देते हैं, क्रेडिट क्रिएशन फंक्शन जिसको हम कहते हैं। तो कई दफ़े क्या होता है, उनके पास क्राइसिस हो जाता है, मनी का क्राइसिस हो जाता है। तो उस समय पे क्या होता है कि जो कॉमर्शियल बैंक होता है उसके पास केवल और केवल एकमात्र चारा होता है कि वो सेंट्रल बैंक के पास जाए और सेंट्रल बैंक से लोन ले, और अपना क्रेडिट को जो है बिल्कुल एक तरीके से अपनी जो क्रेडिट है उसको खराब होने से बचाए। तो उस समय पे जब कॉमर्शियल बैंक क्राइसिस में होते हैं, उनके पास जो ना लिक्विडिटी की कमी होती है, तो वो सेंट्रल बैंक से लोन लेते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल बैंक से लोन लेने को रेपो रेट पे लेते हैं, बैंक रेट पे लेते हैं, लेकिन वो अपने क्रेडिट को मेंटेन कर लेते हैं। तो ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट फंक्शन होता है सेंट्रल बैंक का।
उसके बाद होता है कस्टडी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि स्टूडेंट हमें पता है कि हम विदेशों से इंपोर्ट भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हम जिस भी देश से इंपोर्ट करते हैं तो हमें उस देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट डॉलर की हो सकती है या किसी भी अदर देश की हो सकती है। तो और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो विदेशों से करेंसी हमारे देश में आती है। तो जो फॉरेन करेंसी है उसको अपने पास जो संभाल के रखने का काम करता है तो स्टूडेंट वो आरबीआई करता है। यदि विदेशी करेंसी का जो भंडार होता है वो आरबीआई के पास होता है तो वो मैनेज करके रखता है विदेशी करेंसी को। तो इस फंक्शन को कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फंक्शन कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट एक इसका फंक्शन आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, कॉमर्शियल बैंक जितने भी होते हैं, मान लो ए बैंक है, बी बैंक है या सी बैंक है, इन सब बैंक के जो अकाउंट होंगे वो होंगे सेंट्रल बैंक में। और मान लो एक बैंक का बी बैंक के साथ लेना देना है या बी बैंक का सी बैंक के साथ लेना देना है, तो एक दूसरे के साथ जो इनका लेना देना होता है तो एक दूसरे पे जो ये चेक इश्यू करते हैं तो इनको फिजिकली ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को ये मनी हाथ में देंगे या ट्रांसफर करेंगे, वो सारा काम इनके अकाउंट में जो है सेंट्रल बैंक कर देता है। मान लीजिए कि जैसे ए को सी को 15,000 रुपये देने हैं और सी को जो ए को देने हैं, तो इनको आपस में कुछ नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों के अकाउंट खुले होंगे सेंट्रल बैंक के में। तो सेंट्रल बैंक अपने आप ही इनके अकाउंट से जो ट्रांजेक्शन है उसको क्लियर कर देगा। तो इस फंक्शन को क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। और लास्ट में स्टूडेंट जो है जो सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है वो कंट्रोल ऑफ क्रेडिट है। जैसे आप जानते हो मार्केट में दो सिचुएशन होती हैं, एक इन्फ्लेशनर वाली सिचुएशन होती है, एक डिफ्लेशन वाली सिचुएशन होती है। तो उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसमें अपनी सेंट्रल बैंक की एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें हम पढ़ेंगे CRR, SLR वगैरह, बैंक रेट, रेपो रेट, ये चीज़ें होती हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट होती है, मॉरल सिचुएशन होता है। तो सेंट्रल बैंक का जो काम होता है वो मार्केट में जो है क्रेडिट को कंट्रोल करना होता है और ये इसका मुख्य फंक्शन है। और इसको मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं। तो ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अभी मंदी का दौर चला था कोरोना काल में, तो मंदी का जब दौर होता है, जब डिफ्लेशन का दौर होता है या उससे भी बुरी कंडीशन होती है, रिसेशन का दौर होता है, तो उसमें जो सेंट्रल बैंक को मार्केट के अंदर जो करेंसी होती है तो उसको क्या करना होता है, उसको इंक्रीज करना होता है। और जब इन्फ्लेशन का दौरान होता है तो सेंट्रल बैंक को जो करेंसी है उसको क्या करना होता है, उसका जो फ्लो होता है मार्केट में, जो उसका सर्कुलेशन होता है उसको क्या करना होता है, उसको उसको डिक्रीज करना होता है। अब इसको करने के लिए जो है ना सेंट्रल बैंक के पास टूल होते हैं अपने, जैसे CRR है, SLR है, तो उसका वो इस्तेमाल करता है, बैंक रेट का, रेपो रेट का, उनको कभी बढ़ाता है मार्केट सिचुएशन के हिसाब से, कभी घटाता है। तो ये जो है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट इसका फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट मैंने जो है आज आपको ये जो बताया, इसमें से एक टॉपिक आपको, कोई भी 6 में से एक टॉपिक आपको 100% एग्जाम में आने वाला है, 3 या 4 नंबर में से। तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। और अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है एक फिस्कल पॉलिसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है और एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जो RBI द्वारा बनाई जाती है, उसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।